Students, how are you? Myself, Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic, that is data transfer and manipulation, and after that we are going to discuss about RISC and CISC, reduced instruction set computer and complex instruction set computer. Is the topic from the unit number 2 of the subject computer architecture and organization from BTech 4th sem. सो डाटा ट्रांसफर से रिलेटेड हमने कुछ एक कमांड्स अभी तक कंप्लीट, जितने भी हमने सब चैप्टर्स या जितने भी हमने यूनिट्स किए हैं, हर किसी में आपने डाटा ट्रांसफर से रिलेटेड कोई ना कोई कमांड को हमने वहाँ पे यूज भी किया है। कमांड इन द सेंस की इंस्ट्रक्शंस को हमने यूज किया है। कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपकी डाटा ट्रांसफर के अंदर आएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपके पास अर्थमेटिक के अंदर आएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लॉजिकल के अंदर अंदर आएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रोग्राम कंट्रोल से रिलेटेड होंगी। सो वो आज डिस्कस करेंगे। So data transfer and manipulation. Most computer instructions can be classified into three categories. Data transfer first, data manipulation, data transfer की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, डाटा पर मैनिपुलेशन करना लाइक अर्थमेटिक है या लॉजिकल है, वो सारी चीजें, और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि आपका फॉर लूप का है या कोई फंक्शन है, जंप है, ब्रांच जंप है, और आपका वहां पे सब रूटीन्स है, कॉल्स हैं, वो सब आपकी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आती हैं। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कोज ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, या हम कह सकते हैं कि एक रजिस्टर से वैल्यू हमने उठाई और उसको ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे रजिस्टर पे, वो आपका सिंपल एक डाटा ट्रांसफर हो गया। डाटा मैनिपुलेशन अर्थमेटिक भी है, लॉजिकल भी है, शिफ्ट ऑपरेशंस भी हैं, जो हमने इससे पहले एक बार लॉजिकल से रिलेटेड और शिफ्ट ऑपरेशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं ये सारा कुछ। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आपके पास जो कि डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जहाँ पे आपका जो पाथ करंट में जो चल रहा है वो मे भी चेंज हो जाए, या हो सकता है कि करंट सिनेरियो में चलता रहे, और हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। कैसे, लाइक आपका एक एग्जांपल है यहाँ पे फॉर लूप का है, या आपका कोई इफ एल्स की अगर स्टेटमेंट है, इफ एल्स की अगर कोई स्टेटमेंट है, तो उस केस में सपोज कि अगर आपकी कंडीशन इफ वाली सही है, सो आपका फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो कि एक सीरियल वे में चलेगा, और फर्स्ट अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग स्विच करेंगे एक ब्लॉक को और एल्स पार्ट पे चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ रिलेटेड आपका प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में, जो कि यहाँ पे लिखा चेंज द पाथ टेकन बाय द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटेड इन द कंप्यूटर। आपकी इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड होगा किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है वो, उसके बाद वो हमारे पास हमारा सिस्टम है, हमारा प्रोसेसर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे उस चीज को मूव ऑन कराएगा। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में आपके पास जो फर्स्ट है वो है लोड। हमने अभी तक यूज भी किया है कि हमें मेमोरी से वैल्यू उठाई, मेमोरी से वैल्यू उठा के किसी रजिस्टर में लोड करा दी, सिंपल लोड, एक्यूमुलेटर में ही अगर हम लोड करा रहे हैं तो वो यहाँ पे आपका एक इंस्ट्रक्शन है। मूव स्टोर का है कि आपने कुछ कैलकुलेशन, एएलयू ने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म किया है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, वो हमें मेमोरी के अंदर राइट करानी है, तो वहां पे आपकी इंस्ट्रक्शन होगी स्टोर। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, डाटा को ट्रांसफर कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मूव, मूव कर रहे हैं हम वैल्यू एक रजिस्टर से दूसरी रजिस्टर पर, एम बी आर वन कोमा आर टू, मीन्स आर टू की वैल्यू मुझे आर वन पे मूव करानी है, जो भी वैल्यू आपकी आर टू पे 5 है तो आर वन पे भी मूव होके 5 हो जाएगी। देन एक्सचेंज है, तो दोनों जो आपके पास स्वैपिंग वाला कंसेप्ट है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन वर्क करती है कि आर वन की वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, आर टू की वैल्यू एक्सचेंज हो जाए। इन और आउट आपके पास इंस्ट्रक्शंस कि आपको जो डाटा है वो आपको इनपुट से आपका कीबोर्ड से है, माउस से, किसी इनपुट डिवाइस से चाहिए, या आपको आउटपुट जनरेट कराना है, कोई कहीं भी आपका आउटपुट, कोई प्रोग्राम का आउटपुट जो भी है उसको आपको स्क्रीन पे अगर आउटपुट कराना है तो इनपुट और आउटपुट आपके इन और आउट इंस्ट्रक्शन। पुश और पॉप के बारे में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जहाँ पे हमारे पास जीरो रजिस्टर होते हैं वहाँ पे हम लोग स्टैक बेस्ड जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वहाँ पे हम लोग पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए अपने मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर कराते हैं, मेमोरी से डाटा को फैच करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और दोबारा से लोकेशन पे स्टोर करा देते हैं। तो डाटा ट्रांसफर बिटवीन प्रोसेसर, रजिस्टर एंड मेमोरी। सेकंड आपके पास यहाँ पे कुछ एक जो हमने मोड से रिलेटेड बातें की हैं, मोड से रिलेटेड जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ है, लाइक फर्स्ट आपके पास डायरेक्ट एड्रेस, हमने लोड किया है एड्रेस, मेमोरी ऑफ एड्रेस को, मेमोरी ऑफ एड्रेस से हमने डाटा उठाया, रीड किया और लोड करा दिया।
इनडायरेक्ट के केस में मेमोरी ऑफ मेमोरी। देन रिलेटिव एड्रेस में हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस को ऐड करते थे, टोटल जो वैल्यू निकलती थी उसके बाद हम लोग स्विच ऑन करते थे नेक्स्ट एड्रेस पे, वो आपका रिलेटिव एड्रेस है। जो आपके पास यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है, ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हर एक एड्रेसिंग मोड का। एट द रेट आपका इनडायरेक्ट के लिए है, डॉलर आपका रिलेटिव के लिए है, इमीडिएट के लिए हैश है। तो इमीडिएट एड्रेस में जो भी आपके पास वहां पे वैल्यू होगी या जो भी एड्रेस वहां पे होगा वो डायरेक्टली आपको मिलेगा। इंडेक्स एड्रेस में हमारे पास क्या होगा कि एक आपके पास रजिस्टर होगा जहां पे आपके पास एक बेस वैल्यू आप लोग स्टोर करा के रखोगे। एक रजिस्टर होगा जिसमें आप लोगों एक बेस वैल्यू स्टोर करा के रखेंगे जहां से हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और एक जो होगा जो एड्रेस हमें वहां पे गिवन होगा उस एड्रेस को और उस बेस वैल्यू को या उस बेस एड्रेस को हम लोग ऐड कराएंगे, फिर हम अपने इंडेक्स एड्रेस वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास रजिस्टर, जिसमें सिंपली रजिस्टर से वैल्यू उठाएंगे उसको लोड करा देंगे रजिस्टर में। रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में हमें ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले रजिस्टर के पास जाएंगे, रजिस्टर पे जाने के बाद हम लोग उस मेमोरी के पास जाएंगे, ना कि रजिस्टर पे। ये रजिस्टर इनडायरेक्ट की बात है। मेमोरी इनडायरेक्ट के केस में हमारे पास क्या था कि पहले मेमोरी की एक लोकेशन पे जाएंगे फिर मेमोरी की दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। बट रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में क्या है कि पहले हम रजिस्टर के एक लोकेशन पर जाएंगे, एक रजिस्टर पर जाएंगे, वहां से हमें कोई वैल्यू मिलेगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर या उस पर्टिकुलर लोकेशन पर मेमोरी में जाएंगे और वहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी हम उस वैल्यू को स्टोर करा देंगे, लोड करा देंगे। ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट आपके पास कि आपके पास कोई रजिस्टर में है उस वैल्यू की मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू है आपके पास R1 में, उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट जो भी है वो करा देंगे। उसके बाद आपके पास मैनिपुलेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक आपका इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई MUL फॉर मल्टीप्लाई, DIV फॉर डिवीजन, ऐड C फॉर ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो के साथ सब B, और आपका नेगेट फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब आपको कोई दो इंटीजर वैल्यूज को अगर ऐड करना है सिंपल, तो ऐड ऑफ I, जैसा कि यहाँ पे लिखा हो। कोई फ्लोटिंग नंबर को यूज करना है, ऐड करना है, तो ऐड ऑफ F। और किसी दो डेसिमल नंबर को BCD के अंदर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको ऐड D। तो ये कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है जो हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, सो दैट मेरा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आपके पास लॉजिकल की, तो लॉजिकल के अंदर आपके पास क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट है, एंड है, और है, एक्सक्लूसिव और है, क्लियर एंड कैरी है, क्लियर कैरी है, सेट कैरी है। हमें कैरी कोई हमारे पास जनरेट हो रही है उसको हमें सेट करना हो, कोई कैरी हमारे पास जनरेट हो रही हो उसको हमें क्लियर करके चलना हो। कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास कैरी कोई कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पे कोई कैरी जनरेट हो रही हो तो COMC उसके लिए। इनेबल इंटरप्ट कि कोई आपको इंटरप्ट वहां पे इनेबल करना हो, या डिसेबल इंटरप्ट के लिए DI। उसके बाद है शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस, SHR राइट के लिए, SHL लेफ्ट के लिए, SHRA अर्थमेटिक राइट के लिए, SHLA अर्थमेटिक लेफ्ट के लिए, रोटेट राइट के लिए ROR, रोटेट लेफ्ट के लिए ROL, रोटेट राइट विद कैरी के लिए ROR विद C, और रोटेट लेफ्ट विद कैरी के लिए ROL विद C। मीन्स ऊपर वाली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, RR, ROR C और ROL C। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। राइट, रोटेट राइट विद कैरी, हम राइट हैंड साइड में रोटेट करेंगे जो कैरी होगी उसके साथ भी। ऐसे ही रोटेट लेफ्ट में अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे होंगे, सो जो कैरी जनरेट होगी उस कैरी को हम लोग साथ लेके रोटेट करेंगे। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास, ब्रांच है, जंप है, स्किप है, कॉल है, रिटर्न है, कंपेयर है और टेस्टिंग है। कंपेयर यहाँ पे हम लोग करेंगे बाई सब्ट्रैक्शन और टेस्टिंग हम लोग करेंगे बाई एडिंग। ये कुछ इसके निमोनिक कोड्स है। ब्रांच के लिए BR है, जंप के लिए JMP है, स्किप के लिए SKP है, कॉल के लिए सिंपल कॉल है, और रिटर्न के लिए RET है, कंपेयर के लिए CMP है, और टेस्ट के लिए TST है आपका। अब यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा देखते हैं। स्टेटस बिट कंडीशंस, बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स की बिट होंगी। कैरी फ्लैग, यहाँ हम कहे 4 टाइप के फ्लैग्स होंगे आपके पास, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। आपके पास कोई 8 बिट डाटा है, यहाँ पे 8 बिट डाटा है, दोनों एंट्री होगी हमारे पास ALU के पास। ALU दोनों को जो भी वर्किंग करनी होगी, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, शिफ्ट है, जो भी है,
एक अगर एक इनपुट है तो उसको शिफ्ट भी करा सकते हैं, और आपके पास जो बाकी ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है अगर एक इनपुट है। सपोज हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट है, एएलयू वहाँ पे दोनों को एडिशन कर रहा है, तो एडिशन कर रहा है तो हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा। सो आउटपुट अगर हमारे पास क्लियरली विदाउट एनी किसी और प्रॉब्लम के बिना, कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है, कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा, सिंपल जो इनपुट हमने दिया वो इनपुट एज इट इज आ जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा बिट, तो हम लोग क्या करते हैं वो डायरेक्ट आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हम जीरो फ्लैग को समझ लेते हैं। जीरो फ्लैग में क्या होगा, अगर हमने दोनों चीजों को ऐड किया है ऐड किया है, सब्ट्रैक्शन किया, जो भी ऑपरेशन एएलयू परफॉर्म कर रहा है, अगर लास्ट में आपके आउटपुट में सभी जीरो है तो जीरो फ्लैग इज सेट टू 1। ठीक है, इसी तरीके से साइन को चेक किया जाएगा कि साइन बिट है या नहीं है, साइन बिट है तो कुछ कैसी है तो उसको सेट टू 1 किया जाएगा। ऐसे ही अगर कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी को सेट टू 1 किया जाएगा। जैसे कि ये आपके पास कि बिट सी सेट टू 1 इफ द एंड कैरी C8 इज 1, इट इज क्लियर टू 0 इफ द कैरी इज 0। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कैरी फ्लैग के लिए। कैरी फ्लैग ये है मेरे पास, अब देख लो यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट आउट कैरी फ्लैग को करेगा। अगर हमने कोई नंबर को ऐड किया और वहां पे कैरी जनरेट हो रही है, कैरी जनरेट हुई है तो कैरी फ्लैग सेट टू 1 हो जाएगा। मेरे प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि यस यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है और उस कैरी को कहीं कैरी और कहीं पे कहीं भी कैरी फॉरवर्ड करना होगा तो उसको यूज करेगा। सेकंड आपके पास साइन फ्लैग सेट टू 1 इफ द हाईएस्ट ऑर्डर बिट F7 इज 1 अदरवाइज 0। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 0 और 1 के बारे में। ठीक है, अगर हमारे पास साइन फ्लैग जो लास्ट बिट है आपके पास वो रिप्रेजेंट करती है वहां पे 1 को, जो हमारे पास आपकी जो F7 बिट है लास्ट बिट है वो रिप्रेजेंट करती है आपके पास 0 1 को, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, आपका कैरी फ्लैग क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अदरवाइज वो क्या हो जाए, साइन फ्लैग आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ से आपके पास आउटपुट आएगा F0 टू F7, साइन का यहीं से पता लगेगा मुझे। अगर वो 1 और 0 है तो उसके अकॉर्डिंग वो साइन फ्लैग हमारी सेट हो जाएगी 0 और 1। अगर 1 जनरेट हो रही है हमारी तो 1 और 0 है तो 0। जीरो को हमने बता दिया कि आउटपुट अगर लास्ट में आपके सारे की सारी बिट्स में अगर 0 मिलता है तो 0 फ्लैग सेट टू 1। ठीक है, अदरवाइज वो आपके पास रहेगा 0 इफ आउटपुट इज नॉट 0। लास्ट आपके पास ओवरफ्लो, ओवरफ्लो के केस में हम लोग एक्सोर निकालेंगे C7 और C8 बिट का। C7 हमारे पास यहाँ से जनरेट होगी, C8 आपके पास यहाँ पे जनरेट होगी, दोनों बिट यहाँ से जनरेट होगी, दोनों का एक्सोर निकालेंगे। उसके बाद मेरे पास हम लोग ओवरफ्लो को सेट करेंगे। ओवरफ्लो का सेट करने का मीनिंग ये है कि अगर हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू अगर मुझे कहीं और बाद में भी उसको अगर यूज करना है तो सो डेट मैं अपने उस पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू अपने ओवरफ्लो बिट को मैं चेक कर सकता हूँ कि डाटा मेरा ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं A माइनस बी। अब A माइनस बी के केस में हम लोग क्या करेंगे, A बिट हमने लिखी 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, B की वैल्यू हमारे पास है 3 टाइम्स 0 1 0 1 डबल 0। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट किया और वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे आप जब हम इसको एडिशन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे हमारे पास सभी बिट्स 0 नहीं है, सभी बिट्स 0 नहीं है, इसका मतलब 0 फ्लैग क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, दूसरा कैरी जनरेट हो रही है, ये यहाँ पे कैरी जनरेट हो रही है तो 1। साइन फ्लैग भी मेरे पास 1, अगर 1 है तो सेट टू 1 बिकॉज पॉजिटिव नंबर है, और 0 सेट टू, अगर 0 है तो 0। तो 3 फ्लैग मेरे पास यहाँ पे हो गए, 0 कैरी और S फ्लैग। V फ्लैग जो कि ओवरफ्लो है उसमें हम लोग देखते हैं C7 और C8 को, कि C7 हमारे पास जो C7 और C8 है हमारे पास वो ये दो बिट्स है यहाँ पे C7 और C8। एक्सोर के केस में हमारे पास क्या होगा, दोनों वैल्यू अगर मेरे पास सेम होती हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका 0 अदरवाइज 1। तो यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 एल्स सेट टू 1। तो ये आपका था स्टेटस रजिस्टर के बारे में। उसके बाद कंडीशनल ब्रांच हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ब्रांच इफ 0 दैट इज Z इज इक्वल्स टू 1, जो कि टेस्ट हम लोग कंडीशन चेक करते हैं वो Z इज इक्वल्स टू 1 हो तो ब्रांच VZ इफ 0। ब्रांच इफ नॉट 0, अगर ब्रांच मेरे पास 0 नहीं है तो हमारा जो Z है जो कि हमारे पास स्टेटस बिट है उसको हम क्या सेट करेंगे 0। ब्रांच इफ कैरी फॉर 1, ब्रांच इफ नॉट कैरी फॉर 0। इसी तरीके से आपके पास अनसाइंड कंपेयर, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे अनसाइंड कंपेयर कंडीशंस हैं
कि मैं कोई दो वैल्यू को, अगर कोई दो वैल्यू के अंदर आपके पास 8 बिट डाटा है, उस 8 बिट डाटा को कंपेयर कराना है, कौन सा कैप ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। तो हमारे पास क्या होगा, ब्रांच इफ हायर और ब्रांच इफ हायर और इक्वल, ये दो आपकी आएंगी अनसाइंड के केस में। साइंड के केस में आएगी ब्रांच इफ ग्रेटर देन और ब्रांच इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये आपके पास डिफरेंस है हमारा अनसाइंड कंपेयर कंडीशंस और साइंड कंपेयर कंडीशंस में। सो अब चलते हैं हम सब रूटीन पर, और आपका सब रूटीन के अंदर कॉल एंड रिटर्न। बेसिकली जैसे फंक्शंस आपके वर्क करते हैं कि हमने फंक्शन जैसे आपके वर्क करते हैं यहाँ पे कि फंक्शन को कॉल कराया आपने, कॉल करने के बाद वो फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां पे जो वैल्यू पैरामीटर पास होंगे, वो पैरामीटर पास होने के बाद जो वैल्यू जनरेट हो रही होगी उस वैल्यू को हम लोग रिटर्न करते हैं। सो कॉल के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि हमने स्टैक बेस्ड में भी किया था कि स्टैक पॉइंटर को स्टैक पॉइंटर -1 करते हैं हम, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होती है उसको मेमोरी ऑफ स्टैक पॉइंटर में डाल देते हैं, पुश कंटेंट ऑफ पीसी ऑन टू द स्टैक। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या आ जाता है, इफेक्टिव एड्रेस मेरे पास हो जाता है वहां पे स्टोर। इसी तरीके से जब हम लोग रिटर्न कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को हम लोग वहां पे राइट डाउन कर देते हैं और स्टैक पॉइंटर को +1 करके एक पॉइंट ऊपर की तरफ हम लोग उसको +1 कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं अपना स्टैक पॉइंटर का। अब यहाँ पे एक कमांड आएगी आपके पास, प्रोग्राम इंटरप्ट, सो ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम करंटली रनिंग प्रोग्राम टू अनदर सर्विस प्रोग्राम एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल जनरेटेड रिक्वेस्ट। प्रोग्राम इंटरप्ट हमारे पास बेसिकली सिंपल से वे में दो तीन तरीके से हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो सकती है आपका, एक्सटर्नल इंटरप्ट हो सकता है आपका, इंटरनल इंटरप्ट हो सकता है। control returns to the program or control returns to the original program after the service program is executed। वही कि कंट्रोल कहाँ पे रिटर्न कर जाएगा, ओरिजिनल प्रोग्राम पे, जब वो सर्विस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो रिटर्न कर जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंटरप्ट सर्विस प्रोग्राम एंड सब रूटीन कॉल। सो इंटरप्ट इज इनिशिएटेड बाय एन एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल, ये दो वे हैं हमारे पास। तीसरा जो हमारे पास है वो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। A subroutine call is initiated from the execution of an instruction। ठीक है, क्या हुआ कि अगर हमें कोई हमारे पास इस टाइप की इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमारे पास हमारे प्रोग्राम में इंटरप्शन जनरेट हुआ कि पर्टिकुलर ब्लॉक कोड को ना एग्जीक्यूट करा के किसी दूसरे ब्लॉक कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो वो भी आपके पास हमारे पास ऐसा हम कह सकते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल इंटरप्ट हो सकती है वहां पे। द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस प्रोग्राम दैट इज ISP इज डिटरमाइंड बाय द हार्डवेयर। हार्डवेयर उसको हैंडल करेगा जो भी एड्रेस है इंटरप्ट सर्विस प्रोग्राम का। An interrupt procedure stores all the information necessary to define the state of the CPU. A subroutine call stores only the program counter। जो हमारा सब रूटीन कॉल होती है वो हमारे पास जस्ट और जस्ट प्रोग्राम काउंटर को स्टोर करा के रखती है, डेट इज क्या, आपके रिटर्न एड्रेस को। इसके बाद आपके पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड that is PSW, the collection of all status bits conditions in the CPU। इंटरप्ट डिटेक्ट, अब ये फ्लो चार्ट देखते हैं एक बार। इंटरप्ट डिटेक्ट में हमारे पास तीनों इंटरप्ट है, एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी है। उसके बाद हमारे पास जो ISR है वो एड्रेस को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। उसके बाद स्टोर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको वो स्टोर करा के रखेगा। देन हम मेन बॉडी पे जाएंगे ISR की पे, जो भी इंटरप्ट वहां पे जनरेट हुआ है इंटरप्ट सर्विस प्रोग्राम के थ्रू, जो भी वहां पे हमारा इंटरप्ट जनरेट हो रहा है उस पर जाएंगे, इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करेंगे और इंटरप्ट को रिटर्न करा देंगे, सो डेट मेरा प्रोग्राम फिर वहां से स्टार्ट हो जाए। CPU ऑपरेटिंग मोड के अंदर हमारे पास दो आएंगे, फर्स्ट इज सिस्टम मोड, सेकेंड इज द यूजर मोड। सिस्टम मोड के अंदर हमारे पास प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस रन होती हैं व्हेन द सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम दैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मेरा सीपीयू किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा होता है तो वो क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो हमारे पास सिस्टम प्रिविलेज्ड है। और यूजर प्रोग्राम है, जो भी यूजर ने प्रोग्राम वहां पे बनाए हैं वो सारे के सारे आपका क्या है, यूजर मोड है। टाइप ऑफ इंटरप्ट की हमने 3 बात की थी, फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकंड इंटरनल, थर्ड इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट कौन कौन से हो सकते हैं आपके,
इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ हो, किसी टाइमिंग डिवाइस के थ्रू, किसी सर्किट के थ्रू हुआ हो, पावर सप्लाई के थ्रू हुआ हो, और किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हुआ हो। इंटरप्ट इनपुट आउटपुट के केस में कैसे कह सकते हैं, लाइक अगर हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं और हमने अपना फोन ही अगर हम डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो एक आपको बीच में पॉपअप दिखता है वहां पे, तो वो एक टाइप का इंटरप्ट है कि आप कोई काम कर रहे हो और उस टाइम पे अपना अगर वो चीज यूज करना चाह रहे हो, तो आपने जब कनेक्ट किया उस टाइम पे, तो आपको एक बीच में पॉपअप जनरेट होता है, तो वो हमारे पास एज एन एग्जांपल हो जाती है एक्सटर्नल इंटरप्ट की। या कुछ और आप वहां पे कुछ इनपुट आउटपुट कुछ इस टाइप का और भी डिवाइस यूज कर रहे हो, सो दैट उसकी वजह से आपके पास कोई इंटरप्ट क्रिएट हो गया, इंटरनल इंटरप्ट, और इसको हम ट्रैप भी बोलते हैं। तो इंटरनल इंटरप्ट आपके पास क्या होगा, लैंग्वेजेस के अंदर डिवीजन बाय जीरो, जिसको कि आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एज एन इंटरनल इंटरप्ट का एग्जांपल है, दैट इज एक्सेप्शन बाय जीरो। रजिस्टर ओवरफ्लो, जो हमने ऊपर ओवरफ्लो की बात की, किस तरीके से हमारे पास जो रजिस्टर है वो ओवरफ्लो होते हैं। ऑपरेशन कोड कोई गलत वहां पे आपने यूज कर दिया, सपोज आपने यूज किया है कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू b इंटू सी डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट c माइनस d, ये ऐसा कुछ किया, मीन्स आपने कहीं पे ब्रैकेट को कंप्लीट नहीं किया है, या कुछ इस टाइप का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जो कि वहां पे वो एक इनवैलिड ऑपरेशन है, तो वो आपका पास क्या है, एक इंटरनल इंटरप्ट है। स्टैक ओवरफ्लो का भी आप लोग प्रोग्राम देखते हो, ठीक है। सो जो मेन एग्जांपल यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि आप रजिस्टर ओवरफ्लो को दिखा सकते हो, जो अभी हमने स्टेटस बिट के बारे में ऊपर बात की है उसके थ्रू। अटेम्प्ट डिवाइड बाय जीरो एक सिंपल एग्जांपल है, जो कि आप लोगों ने अभी तक सी के अंदर भी फाइल हैंडलिंग की, सी के अंदर भी आपने किया होगा, अदरवाइज सी प्लस प्लस पाइथन के अंदर आप लोग करते हो, और इवन अभी जावा के अंदर भी आपने किया होगा। डिवीजन बाय जीरो जो कि आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है, वो कंप्लीटली हमारे पास इंटरनल इंटरप्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जिसको कि हम आईएनटी और इंटरप्ट और आरएसटी बोलते हैं, इनिशिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन used by the program to initiate an interrupt procedure at any desired point in the user program। means कि जो हमने बात की कि एक प्रोग्राम वहां पे आप लोग रन कर रहे हो, कोई भी लूपिंग कंडीशन है आपके पास या कोई स्टेटमेंट है, और आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो मेरे पास जो प्रोग्राम है वहां से इंटरप्ट होके किसी दूसरी जगह पे जाके वो वर्क करे। मीन जहाँ पे मेरा प्रोग्राम काउंटर अभी होगा, सपोज की एक ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, वो वहां पे रन कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर भी पॉइंट आउट कर रहा है 5000 लोकेशन पे, उसके ऊपर की इंस्ट्रक्शन उसने रन की, प्रोग्राम काउंटर पे 5000, प्रोग्राम काउंटर 5000 लोकेशन पे उसको वहां पे इंस्ट्रक्शन मिली, उस इंस्ट्रक्शन को मेरा प्रोग्राम काउंटर एग्जीक्यूट मेरा प्रोसेसर फैच किया, उसको डिकोड एग्जीक्यूट करेगा, तब तक मेरा प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा +1 के साथ 5001 पर। बट अब जब मेरा प्रोग्राम काउंटर 5001 पर है, लेकिन वहां पे जब इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया गया है और जब उसके बाद उसको चेक किया गया है, तो वहां पे उसको पता लगा है कि अब मुझे जहाँ कहाँ पे जंप करना है। मींस कि सपोज कि वहां पे आपकी इफ ही कंडीशन थी 5000 लोकेशन पे, ठीक है, तो इफ कंडीशन आपके सपोज की हम बात कर सकते हैं ब्रांच कंडीशन थी, अगर वो कंडीशन वहां पे फॉल्स हो जाती है तो अब मुझे मूव करना पड़ेगा, मुझे 5001 पे ना जाकर मेरा प्रोग्राम काउंटर किसी दूसरी लोकेशन पे स्विच करेगा। तो वो जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स की, एक छोटा सा टॉपिक है आपका। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो 100 टू 250 इंस्ट्रक्शंस, और भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हमारे पास यहाँ पे होती हैं, बिकॉज जैसा कि नेम है हमारे पास यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है। सेकंड, सम इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क एंड आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कुछ स्पेशल वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम बार बार भी फ्रीक्वेंटली यूज भी करते हैं। वैरायटी, लार्ज वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, जो कि हमने एड्रेसिंग मोड का स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे डिस्कस किया था, हमारे पास काफी सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं, जो शायद 10 तो हमने उस टाइम पे पढ़े थे, जो आपका स्टैक है, इमीडिएट है, इम्प्लीसिट है, इंटर आपका उसके बाद रजिस्टर डायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, मेमोरी डायरेक्ट है, मेमोरी इनडायरेक्ट है, बेस है, रिलेटिव है, इंडेक्स है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो डिक्रीमेंट है। तो इस टाइप से काफी सारे रजिस्टर्स हैं जो कि सारे के सारे सिस के अंदर आते हैं। बट रिस्क क्या है, जो नंबर ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है वो लिमिटेड है वहां पर। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। वहां पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड्स इन मेमोरी,
ठीक है। सिस्क की जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो कहाँ पे हमारे पास मैनिपुलेट होती हैं, वो कौन से ऑपरेंड्स पर मैनिपुलेट होते हैं, जो मेमोरी के अंदर होते हैं। इसी तरीके से आपके पास रिस्क है, यहाँ पे रिड्यूस्ड है, मींस कम से कम इंस्ट्रक्शंस में हम लोग काम करना चाहेंगे, जितनी कम इंस्ट्रक्शंस में हो उतना काम हम लोग करना चाहेंगे। फ्यू कुछ ही एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पे होते हैं हमारे पास, मेमोरी एक्सेस लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस, ऑल ऑपरेशंस डन विद इन द रजिस्टर ऑफ द सीपीयू, जितने भी ऑपरेशंस होंगे आपके सारे के सारे रजिस्टर के अंदर होंगे। दैट मींस कि वो एड्रेसिंग मोड्स जो आपके डायरेक्टली रजिस्टर से रिलेटेड है वो हमारे आपके रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। फिक्स्ड लेंथ होगी, इजीली डिकोड है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ फिक्स्ड है तो इजीली डिकोड हो जाती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कि ऑपकोड क्या आ रहा है, ऑपरेंड में क्या आ रहा है और मोड क्या है। वहाँ पे वेरिएबल लेंथ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी हमारे पास उसको डिकोड करना कि किस साइज में कितनी नंबर ऑफ बिट्स को ऑपकोड स्टोर किए हुए अपने पास, कौन कितने नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास मोड के लिए हैं और कितनी नंबर ऑफ बिट्स मेरे पास ऑपरेंड या एड्रेस के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही मेरे पास फिक्स्ड है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमने 16 बिट के बारे में बात की थी कि 0 to 11 हमारे पास ऑपरेंड रहेगा या एड्रेस रहेगा, 12 to 14 में आप लोग अपना ऑप कोड रखोगे और जो लास्ट मोड बिट होगी वो आपके मोड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, एक वे में यहाँ पे सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी और हार्ड वायर है रेदर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका है कॉम्प्लेक्स एंड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एग्जाम के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस है। डिफरेंस बिटवीन RISC एंड CISC। सो इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है, दैट इज डिजाइन ऑफ एक्यूमुलेटर लॉजिक, और उसके बाद हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, डिपेंड ऑन स्टैक पॉइंटर, डिपेंड ऑन रजिस्टर्स, और आपके जो भी है वो 3 एड्रेस रजिस्टर वाला कंसेप्ट, 2 एड्रेस रजिस्टर वाला और 0 एड्रेस रजिस्टर वाला वो कंसेप्ट देखेंगे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। थैंक यू।